बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने आज़ाद कश्मीर से रखते हैं। खबर बहुत ही हौलनाक है, परेशान कुन है। आप भी परेशान होंगे ये खबर सुन के। और ख़बर शुरू में तो ये मुबैना कहा जा सकता है, रिपोर्टेडली थी, लेकिन अब ये ख़बर मुसद्दका होती जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद मुसद्दका किस्म के जो रिपोर्टर्स हैं वो अब इस ख़बर की ओनरशिप ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसके बाद हम मजबूर हैं कि हम ये ख़बर आपके सामने रखें। खबर ये है कि कल मीन बरोज़ जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम महडेला है। मंडेला नहीं, महडेला हे है। मंडेला के मीम के बाद हे अगर आप डाल दें, अगर आपने मंडेला लिखा हो तो महडेला गांव का नाम है। और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ़ थे। जैसे ही वो वहाँ से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई और गांव के लोगों ने अपने असले के साथ इनके साथ मुकाबला किया। फायरिंग, जवाबी फायरिंग हुई जिसमें कुछ इनके लोग ज़ख्मी हुए और आखिरकार ये वहाँ से भाग के वापस हिंदुस्तान की तरफ सरहद क्रॉस कर गए। अब ये खबर जो है, ये मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पहले तो ये इनिशियली तो सोशल मीडिया के ऊपर आई और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स से थी जो कि आम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के शहरियों के अकाउंट थे, लेकिन वो कोई बहुत ही कोई नामी गिरामी उसमें शख्सियत ऐसी नहीं थी कि हम या कोई और इस खबर को बहुत वज़नी खबर समझ के, मुसद्दका समझ के आपके सामने रखता। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे मुसद्दका जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ज़ाती किस्म का इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, बताया। मसलन के बशारत राजा, बहुत ही हम उनका एहतराम करते हैं, माने हुए रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने बताया कि जो ये महडेला गांव है ये उनके गांव से 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाक़या हुआ है और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मलेशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है, कौन है ये लोग। ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद में थे ज़्यादातर, निकले, मटभीड़ हुई, असले के साथ इंटरेक्शन हुई। इनके शायद 2 लोग जो हिंदुस्तान से आए थे उनके शायद 2 लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन वो ज़ख्मियों समेत हिंदुस्तान के अंदर वापस जाने में कामयाब हो गए। अब बशारत राजा इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं मुतल्लका, वो इसके ऊपर किसी किस्म की लबकुशाई नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। जब हमने मज़ीद मीडिया को खंगाला, मज़ीद लोगों से बातचीत की, तो हमें ये पता चला कि इसके ऊपर पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस या आज़ाद कश्मीर का कोई भी ऑफिशियल जो कोई दफ्तर है या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो ज़ाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कंसर्न की बात ये है कि ये वाक़या हुआ, इसको इनिशियली एमेच्योर जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद अब मुसद्दका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये कोई हमें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और स्पेशली ऐसे हालात के अंदर जब आपको याद करना पड़ेगा गार्डियन की स्टोरी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गार्डियन ने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल किया। गार्डियन ने सिर्फ ये स्टोरी नहीं की थी बल्कि साथ बताया था कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ शख्स के हाथों फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर कत्ल करवाया। उसमें हिंदुस्तान की जो एजेंसीज़ थीं वो फ़लाँ इन्वॉल्व थीं, इतना पैसा इन्वॉल्व था। दुबई में फ़लाँ जगह पर उस बंदे को पाकिस्तानी को हायर किया गया, उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया। सारे 20 के 20 तो नहीं, लेकिन 20 में से काफ़ी सारे जो अकाउंट्स थे उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल अक्सबंदी जो है वो उस गार्डियन की स्टोरी के अंदर मौजूद थी। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर हमज़ा शायद उनका नाम था,
उनको भी साबिक आईएसआई के ब्रिगेडियर थे, उन्हें भी लिल्ला के करीब जो है वो शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। और फिर जब गार्डियन की ये स्टोरी आई तो उसके बाद जो हिंदुस्तानी मुतल्लका वज़ीर थे उनसे पूछा गया कि क्या आपने ये किया है। हमें ये लगा था कि वो इससे इनकार करेंगे कि हमने ये किया है। उन्होंने इनकार करने की बजाय ये कहा कि हाँ हमने किया है, हम दोबारा भी घुस कर मारेंगे। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा, जी हाँ, जिनको कहा जाता था कि मुबैना तौर पर वो हिंदुस्तान कहता था कि सरबजीत सिंह के जो जेल काट रहा था पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में, उसको जो जेल के अंदर कत्ल किया गया था, कहा जाता था कि वो उस कत्ल में मुलव्वस था, मुबैना कत्ल, उस कत्ल के अंदर वो मुलव्वस था। और आमिर सरफराज तांबा को हिंदुस्तानी मिनिस्टर की स्टेटमेंट के 2 से 3 दिन के अंदर लाहौर में उसके घर के अंदर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घुसकर गोली मारकर मार दिया। तो जब ये हालात हैं हिंदुस्तान की तरफ से, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये फॉलो अप है, और उसके बाद हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, एन उन दिनों रमज़ान चल रहा था पाकिस्तान में जब ये गार्डियन की स्टोरी आई, तो हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को बताया था कि ऑन एवरेज आप हर शाम रमज़ान की 5 करोड़ पकौड़े खाते हैं पाकिस्तानी। फ़ी पकौड़े का वज़न 13 ग्राम है। और फिर ये भी बताया था कि उसमें कुकिंग ऑयल का वज़न कितना होता है। फिर ये भी बताया था कि पूरे पाकिस्तानी कितना कुकिंग ऑयल कंज्यूम करते हैं पकौड़ों में। और फिर ये भी बताया था कि कितने मिलियंस के जो ऑयल है वो इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी पकौड़ों के अंदर। अब ये तो आपने किस्सा सुन लिया हमारे वज़ीर दिफा का, उनके पकौड़ों के स्टाल का, और पाकिस्तानी कितने पकौड़े खाते हैं, हर पकौड़े के अंदर कितना तेल होता है, ओवरऑल हम कितना तेल पी जाते हैं और कितना पैसा ख़राब करते हैं। लेकिन पकौड़े, उनके वज़न, उनके तेल और हमने कितना तेल पी लिया, इस सब से ये मसला हल नहीं होता कि जो 20 पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल कर दिए गए उसके ऊपर हमने क्या एक्शंस लिए। अभी तक कौम को एतमाद में नहीं लिया गया। अभी तक कौम को नहीं बताया गया कि ये सब कुछ क्या हुआ था, क्या वाकई हुआ है जो हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। क्योंकि वो जो तमाम नाम गार्डियन ने छापे थे वो लोग तो वाकई पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं। तो हमारा इसके ऊपर बयानिया क्या है? हमने कोई ऐसा डोसियर जो है वो इंटरनेशनली कहीं पर पेश किया है? हमने किसी दुनिया के आलमी फोरम के ऊपर बात किया कि हम एक सॉवरन नेशन है, हिंदुस्तान हमारे मुल्क के अंदर घुसकर हमारे लोगों को कैसे कत्ल कर सकता है? और इस तरह की कोई और एक्टिविटी, कोई और बयान, हम इतने खामोश क्यों हैं? हमारी तरफ से इतना सन्नाटा क्या है, क्यों है? ये हमारी समझ में तो नहीं है। आपकी समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। अब एक तरफ हम आपको ये कश्मीर का पूरा वाक़या बता रहे थे, अब वहाँ से ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं और आपको सीधा लेके चलते हैं पाकिस्तान की दूसरी साइड की, जो मगरबी साइड की सरहद है, उस तरफ लेकर चलते हैं, मतलब वाना और वज़ीरिस्तान। वहाँ से खबर है, खबर इम्तियाज़ गुल साहब की है। इम्तियाज़ गुल साहब वो चंद पाकिस्तानी हैं या ऐसे मुबस्सर हैं, एनालिस्ट हैं, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक जो एनालिसिस करते हैं, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। बहुत ही मंजे हुए, बहुत ही नपे तुले अंदाज से बात करने वाले, बहुत ही ज़ीरक, बहुत ही मुहिब्बे वतन और बहुत ही शानदार पाकिस्तानी इम्तियाज़ गुल साहब। हमारा खराज तहसीन उनको फॉर हिज सर्विसेज फॉर पाकिस्तान जो उन्होंने आज के दिन तक दी हुई हैं। आप उन्हें ज़रूर सुना कीजिए, वो अपना वीलॉग भी करते हैं। बहुत ही मुस्तनद आवाज़ हैं पाकिस्तान की और बहुत ही उम्दा काम करते हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए काम किया है। अब इम्तियाज़ गुल साहब की जो स्टोरी है वो ये है, जो उनको एनी शाहिद ने, जिन लोगों ने खुद से ही ऑब्ज़र्व किया वाना से और वज़ीरिस्तान से, उन्होंने उनको वो ख़बर दी और उस बेस पर उन्होंने अपने व्लॉग में वो ख़बर शेयर की जो हमने सुनी और सोचा आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इम्तियाज़ गुल साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज वाना और वज़ीरिस्तान में मुकम्मल पसपा हो चुकी है। ये खबर उनको वहाँ से एक ऐनी शाहिद दे रहा है और ये बता रहा है कि सरे शाम ही वाना और वज़ीरिस्तान में मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते और वहाँ पर तालिबान का राज होता है। वो ये कहते हैं कि हालांकि पूरे इलाके के अंदर फ़ौज है, उसके बावजूद वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा समझ से बाहर है। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आपको याद होगा इन इलाकों के अंदर पुलिस पहले ही जिरगे कर चुकी है कि यहाँ से फ़ौज चली जाए तो जो लोकल पुलिस है वो खुद इन मामलात को हैंडल कर लेगी अपने तरीके से। उसके साथ साथ जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है
انہوں نے بھی ایک ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، غالباً اگلے 3-4 دن میں پوری ہو رہی ہے، 20 کو شاید پوری ہو رہی ہے اگر میں غلط نہیں تو. اور وہ ڈیڈ لائن بھی یہ کہتی ہے کہ اس سارے علاقے سے پاکستانی فوج بھی چلی جائے اور طالبان بھی چلے جائیں. اب یہ تو سمجھ سے باہر ہے، ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. تمام تر تحفظات جو کچھ ملک کے اندر سیاسی طور پر ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی علاقے سے ہماری فوج جو ہے وہ چلی جائے، کیونکہ فوج نے ہی ملک کا دفاع کرنا ہے. یہ دوبارہ ہو سکتا ہے بہت سارے آپ میں سے لوگ مجھ پہ تنقید بھی کریں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک اصولی بات ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اگر وہ پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے تو پھر وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں آئین کے مطابق رہ سکتی ہے. میں جو پشتون تحفظ موومنٹ کا یہ جو بیانیہ ہے اس کا کبھی بھی سپورٹ اسے نہیں کر سکتا، اور میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے بورا کھل کے دیتا رہا ہوں کہ ان کے جو آئینی اقدامات ہیں اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں، جو ان کے غیر آئینی اقدامات ہیں، آئینی اقدامات یہ ہیں کہ کسی کو غائب نہ کیا جائے، مسنگ پرسن نہ کیا جائے، پشتونوں پر زیادتی نہ کی جائے، ان کی حق تلفی نہ کی جائے، وہاں میں بالکل ساتھ ہوں، ہم آواز ہوں. لیکن جو آئین پاکستان کے خلاف جا کے کام ہے وہ بھلے ہماری افواج میں سے کوئی کرے یا بھلے پاکستان کا کوئی اور شہری کرے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو آئینی طور پر وہاں سے فوج کا نکلنا میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ساتھ ساتھ میرا یہ وہی سوال جو امتیاز گل صاحب نے بھی کیا کہ جب وہاں فوج موجود ہے تو پھر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پر طالبان کس طریقے سے موجود ہیں. تو اب آپ ذرا ایک دفعہ منظر کشی کیجئے کہ بلوچستان میں ہمیں جو چیلنج ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چائنا کے بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹس کو کراچی کے اندر ٹارگٹ کر کے سوسائڈ حملے کے اندر قتل کر دیا گیا، آپ کو یاد ہے، ایئرپورٹ کے قریب. تو کراچی میں معاملات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ 400 لوگوں کو ٹیررزم کے چارجز کے اندر پکڑا ہوا ہے. پنجاب کے اندر بھی معاملات آپ کے سامنے. کے پی کا میں نے ابھی آپ کو وانا اور وزیرستان کا بتا دیا. کشمیر کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ واقعہ کیا ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے جو ملٹری جنرلز ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، پاکستان کا دفاع بہت ضروری ہے، پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، پاکستان میں ایک تگڑی فوج کی ضرورت ہے. ہم آپ سے ہمیشہ اگری کرتے ہیں. لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ سیاست میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کھڈے لائن لگانے یا پاکستان تحریک انصاف کا بندوبست کرنے میں آپ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو اصل کام ہے وہ سارے کا سارا لگ رہا ہے بھول گیا ہے، اور جس طرف سے کھول رہے ہیں کام وہ خراب نظر آ رہے ہیں. تو مہربانی کیجئے کشمیر کے اوپر بھی تھوڑا فوکس کیجئے. ابھی چند ہی دن پہلے کشمیر کے تمام پاکستان سے جڑے ہوئے راستے بند تھے، آپ سب کو یاد ہے، اور وجہ وہی تاتاریوں والے قوانین تھے جو آپ نے پاکستان میں لاگو کر رکھے ہیں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کرش کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر احتجاج کو بند کر رکھا ہے. وہی کام آپ نے آزاد کشمیر میں کرنے کی کوشش کی تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے واپس آپ کو وہ جواب دیا جو آپ کو سمجھ آتا ہے، اور تمام راستے بند کر دیے اور آپ کو وہ آرڈیننس واپس لینا پڑا. ابھی وہاں پر یہ حالات چل رہے ہیں. ساتھ ہم یہ خبر دے رہے ہیں، ساتھ امتیاز گل صاحب رپورٹ کر رہے ہیں وانا سے اور وزیرستان سے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ مہربانی کر کے قوم کو اعتماد میں تو لیجئے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ پہلے ہی جو کچھ شام میں ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، جو آنے والے وقت میں ہونا ہے، جو وہاں پر اسرائیل کر رہا ہے، جو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کے پہلے ہی پاکستانی اور بلکہ پوری دنیا اور خصوصاً مسلم ورلڈ جو ہے وہ بہت ہی اضطراب کا شکار ہے. تو آپ کوئی قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی تن کے رکھنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ہمیں صرف منیب فاروق نے یہی بتانا ہے کہ مریم نواز جب خواہش کرتی ہے کہ تحریک انصاف کے گند کو ٹھکانے لگائیں تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے، اور منیب فاروق ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی واپس مریم نواز کو اور شہباز شریف کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ بہت اچھی حکومت جا رہی ہے، معیشت میں بھی کام ہو رہا ہے، باقی سب بھی ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیا مریم صاحبہ سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہی بتا دیں ہمیں کہ کس سے یہ سوال پوچھنا ہے. اس کے بعد آگے اگلی خبر آپ کے سامنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے. یہ خط ان کا جو ہے وہ ہے جسٹس مندوخیل کے نام. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو آئینی بینچ ہے اس کو تو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت آپ کے جسٹس امین الدین.
तो फिर ये जस्टिस मंदोखेल साहब के नाम इन्होंने ख़त क्यों लिखा? गालिबन शायद बोलचाल बंद होगी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ। बहरहाल ख़त उन्होंने जस्टिस मंदोखेल को लिखा है। ख़त लिखा है वो जो अदलिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसका कल मैंने जिक्र किया था, और जिस तरीके से सियासी तौर पर जजेस बनाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो नून लीग के गाली ब्रिगेड के रुकन हैं, जो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को खुली गंदी गालियां देते हैं, नून लीग के वर्कर्स हैं, उन सबको जज बनाया जा रहा है। अब मंसूर अली शाह साहब ने ख़त ये लिखा है मंदोखेल साहब को कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन है उसकी जो कंपोजिशन है वो इतनी ख़राब हो गई है कि उसमें जुडिशरी का कंपोनेंट कम रह गया है, एग्जेक्टिव ज़्यादा आ गया है। मीन हुकूमत का इख्तियार ज़्यादा आ गया है, वोट ज़्यादा आ गए, और हुकूमत ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो इसलिए जो जजेस आएंगे वो तमाम सियासी बुनियादों पर आ जाएंगे, तो अदलिया पूरी तरह से सियासी रंग में रंगी जाएगी। जैसे अर्ली 90s में पंजाब के एक आईजी ने एक रिपोर्ट दी थी कि नून लीग ने सियासी तौर पर नून लीग के अपने गुंडे जो हैं वो पंजाब पुलिस में भर्ती किए हुए हैं। आज तक हम, ये लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई थी, पुलिस के एक साबिक आईजी थे पंजाब के उन्होंने, और आज हम उस सब को भुगत रहे हैं। अब पंजाब पुलिस का तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद तनज़ली का शिकार हो रही है और आपके सामने है सब कुछ। कम अज़ कम अब हमें अदलिया को तो बचा लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये मंसूर अली शाह साहब ने नहीं कहा कि पंजाब पुलिस का अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो मेरा तज्जिया है। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने उनको ये कहा कि अब इन हालात के अंदर ये सब तैनातियाँ जो हैं ये सियासी हो जाएंगी, तो हमें इनको रोकना पड़ेगा, रोकना चाहिए। भले हम नए कवानीन बनाएं या फिर 26वीं आईनी तरमीम पर पहले कुल फुल कोर्ट फैसला कर ले और फिर ये तैनातियाँ हो सके। अब मैं बसद एहतराम अपने तमाम सीनियर जजेस से यही कहूँगा कि सर ये मौका आपको लड़ाई के बाद याद आ रहा है। मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि ये आप अपने आप को मार लीजिए, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमारे लिए बहुत ही एहतराम के काबिल हैं। लेकिन जब हम पर जुल्म हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन जब ये सब शुरू हुआ तो आपको लगा ये कौन सा मेरे घर हो रहा है। मैं अभी भी आपको दोबारा याद करवा देता हूँ कि एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मैं उनका बड़ा ज़ाती एहतराम करता हूँ। जब मेरे पे तशद्दुद का केस उनके सामने गया तो बजाय इसके कि वो केस सुनते, मेरे जो वकील थे उनके साथ उनका कोई पुराना स्कोर था और उसको सेटल करने के लिए वो उनकी तज़हीक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बजाय इसके कि जो मेरे पे तशद्दुद हुआ था उसको सुनते। क्योंकि उनके बेटे पे तशद्दुद नहीं हुआ था, उनके किसी भाई पे नहीं हुआ था, उनका ख़ानदान इन्वॉल्व नहीं था। फिर उनके ख़िलाफ़ भी जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, अगला उनका हाथ अगली दफ़ा उन्हीं जज साहब के गिरेबान पे पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट के मैं जज साहब की बात कर रहा हूँ, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया और मेरे वकील सलमान सफदर साहब की तज़हीक करने की कोशिश वो जज साहब अदालत में कर रहे थे, बजाय रिलीफ देने की। जब मेरे पे तशद्दुद करने वालों ने अगला गिरेबान उन जज साहब का पकड़ा तो तब उन्हें पता चला कि ये मामला क्या है। हमने तो बहरहाल उन्हें तब सपोर्ट किया जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया, और आज भी करेंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब, जब वक्त था तो आप नहीं बोले, जब वक्त था आपको इस तरह के ख़त लिखने का, बोलने का, अपने फैसलों में बोलने का, आप खामोश रहे। अब आप समेत हम सबको ये सब शायद बर्दाश्त करना पड़े। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि शाम में जो हुकूमत बने वो अवामी अमंगों के मुताबिक होनी चाहिए। माशाल्लाह, इस पर हंसें या रोएं, ये आपको मैंने जोक नहीं सुनाया, ये वाकई पाकिस्तान के वजारत खारजा की जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि शाम के अंदर अगली जो हुकूमत बने वो अवामी उमंगों के मुताबिक बने। और ज़रा ये बता दीजिएगा, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में हुकूमत बनी है वो किसकी उमंगों के मुताबिक बनी है, और आपने किसका नाम अवाम रखा हुआ है? लगता है आप लोगों को शर्म भी नहीं आती। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।